अच्छा, यहाँ पर बीच में आपको एक बात ये बताएंगे कि जैसा कि शुरू में हमने चैप्टर के शुरू में आपको मिर्ज़ा फ़खरुद्दौला बेग के बारे में बताया कि उनका ज़माना जो है वो 1884 से लेकर 1947 तक था। तो जाहिर है कि ये अब से तकरीबन 100 साल पहले की लिखी हुई तहरीर है और इसमें उसी ज़माने के मामलात के बारे में बात की गई है। तो अब आगे पढ़ते हैं। घरवाली की ऊँह सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ऊँह होती है। घरवाली से मुराद है घर की खातून खाना जो घर के मामलात और उमूर चलाती हैं। किसी मामा पर खफा हो रही हैं। मामा कहते हैं घर में काम करने वाली मुलाजमा को। जब हमने सबक पढ़ा था असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया तो उसमें मामा के बारे में तफसील से आपको बताया था। वो बराबर जवाब दिए जाती है। ये ऊँह कहकर खामोश हो जाती हैं। तो उस जमाने का ये दस्तूर था कि जो घरेलू मुलाजमा खातून होती थी वो बड़ी उम्र की कोई खातून रखी जाती थी। तो साहिब खाना यानी कि घर की जो खातून होती थी, घर की मालकन जो होती थी, वो अक्सर उनसे उम्र में कम होती थी। तो ये जो खातून मामा या नौकरानी हुआ करती थी, ये मुसलसल घरवाली को जवाब दिए जाती थी। तो फिर घरवाली के पास यही रह जाता था कि वो ऊँ कह के खामोश हो जाती थी। और जैसे ही वो ऊँ कह के और लापरवाह हो जाती थी और उनसे मुलाजमों को उनके हाल पे छोड़ देती थी, तो लीजिए नौकर शेर हो गए। शेर हो जाना यानी कि बहादुर हो जाना और फिर किसी भी चीज की परवाह ना करना, बेपरवाह हो जाना, निडर हो जाना। घर का सारा इंतजाम दरहम बरहम, खुद उनके इख्तियारात सलब, घर की हुकूमत उनसे छिन मामाओं के हाथ में चली गई। यहाँ पर मुसन्निफ ये कह रहे हैं अगर घर की खातून खाना लापरवाही का रवैया बरतती हैं तो फिर होता क्या है कि चंद ही दिनों में घर की हुकूमत और घर का तमाम इंतजाम उनके हाथ से निकल जाता है और वो नौकरों के हाथ में चला जाता है। कोई चीज चोरी हो गई, बेगम साहिबा ने इधर उधर ढूंढा, थोड़ा बहुत गुल मचाया, आखिर ऊँख करके बैठ गई। अब जब घर का इंतजाम नौकरों के हवाले चला जाएगा तो चीजें चोरी भी होंगी, चीजें गायब भी होंगी, सभी कुछ होगा। तो जब खातून खाना की नजर में आया कि कोई चीज नहीं मिल रही, उन्होंने थोड़ा बहुत शोर मचाया। उल मचाया से मुराद शोर मचाया, सबसे पूछताछ की और उसके बाद चीज नहीं मिली तो वो ऊँख करके बैठ गई। अब क्या है, पिटारी में से कत्था चालिया गायब, खर्च की संदूकची में से रुपए पैसे गायब, संदूकों में से कपड़े गायब। गर्ज रफ्ता रफ्ता सारे घर का सफाया हो गया। मामा ने कोई रकाबी तोड़ डाली, शिकायत हुई, उन्होंने वही अपनी ऊँख का इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में अलमारी के पीछे से शीशे और चीनी का इतना टूटा हुआ सामान निकला कि खासे कई संदूक भर जाए। बच्चों ने कोयले से दीवारों पर लकीरें खींची, दरवाजों पर पेंसिल से कीड़े मकोड़े बनाए। पहले तो ये थोड़ी बहुत बिगड़ी, फिर ऊँख कहकर चुप हो रही। यहाँ पर मुसन्निफ ने दरअसल उन खवातीन को मौजू बनाया है जो घरेलू उमूर में दिलचस्पी नहीं लेती, जिनको फूहड़ खवातीन कहा जाता है। तो जो घर में तो मौजूद होती हैं, उनके घर में रुपया पैसा भी होता है, मुलाजिम भी होते हैं, मगर उनकी दिलचस्पी सिर्फ इस हद तक होती है कि वो मुलाजमों से ज़बानी जमा खर्च करती हैं, यानी कि ज़बानी बासपुरस करती हैं और ख़ुद घर के किसी भी काम के अंदर ना दिलचस्पी लेती हैं और ना ही कोई काम करती हैं। तो जब मालिक ऐसा हो कि वो कोई भी काम ना करता हो, उसको किसी काम की खबर ना हो और ज़्यादा वक्त वो आराम में गुजारता हो और काम ना करना चाहता हो, तो मुलाजिम जो होते हैं वो बहुत जल्द ये बात समझ जाते हैं और फिर वो अपने मालिक के ऊपर हावी हो जाते हैं। और वो हावी ऐसे हो जाते हैं कि उसको मालिक की तमाम कमज़ोरियों का पता होता है, वो मालिक से ज़बान चलाते हैं। और फिर ऐसी ख़वातीन जिनका यहाँ पर ख़ास तौर पर जिक्र किया है मुसन्निफ ने, वो क्या करती हैं कि उनको काम तो क्योंकि ख़ुद करने की आदत नहीं होती, तमाम काम उन्हें नौकरों ही से करवाने होते हैं, इसलिए वो नौकरों की गलतियों के ऊपर ऊँख कहकर टाल देती हैं और फिर नतीजा ये होता है कि घर का तमाम निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाता है और उनके हाथों में से तमाम चीज़ें और इख्तियारात चले जाते हैं और घर वालों का और घर का भरपूर माली नुकसान होता है। आगे बढ़ते हैं। अब रहे मियाँ तो उनकी ऊँख सबसे ज़्यादा तेज़ है। बीवी किसी बात पर बिगड़ी, मियाँ ऊँख कह के बाहर चले गए। यहाँ पर मुसन्निफ ये कह रहे हैं कि जब मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई होती है और कोई एक बंदा लापरवाही से ऊँख कह दे तो मामला ठंडा पड़ जाता है और लड़ाई फौरन ही जैसे कि ख़त्म हो जाती है और मामला दरगुजर हो जाता है। तो यहाँ पर इस ऊँ से एक पॉजिटिव काम भी होता है, यानी कि مثبت काम भी होता है कि मियाँ के उस वक्त लापरवाही से ऊँ कह देने पर, जबकि बेगम गुस्से में है, बात ख़त्म हो जाती है।
हाँ, ये ज़रूर है कि मियाँ बीवी की ये ऊँग बाज़ दफ़ा वो काम कर जाती है जो बड़े बड़े अफलातून सलाहकार भी नहीं कर सकते। बीवी को गुस्सा आया, मियाँ ने ऊँग कर दी, चलो लड़ाई का खात्मा हुआ। मियाँ किसी बात पर बिगड़े, बीवी ने ऊँग कर दी, मियाँ का गुस्सा ठंडा हो गया। अगर ऊँग के बजाय जवाब दिया जाता तो मियाँ को घर छोड़ना और बीवी को मैके जाना पड़ता। तो यहाँ पर मुसन्निफ ये कह रहे हैं कि ऊँग जो है वो बाज़ दफ़ा अच्छी भी होती है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाए और कोई भी एक फरीक उसमें से ऊँग कहकर बात को टाल दे तो झगड़ा ख़त्म हो जाता है और बात ठंडी पड़ जाती है। और अगर ऐसा ना हो और उनके दरमियान ये ऊँग मौजूद ना हो तो झगड़ा तवील हो जाए, या तो मियाँ को घर छोड़कर जाना पड़े या फिर बेगम को मैके सुधारना पड़े। हर मामले की दो ही सूरतें हैं, फतह या शिकस्त, और दोनों सूरतों में ऊँग नुकसानदा साबित होती है। शिकस्त पर जिसने ऊँग की उसने गोया शिकस्त को शिकस्त ना समझा, जिसने फतह पर ऊँग की उसने गोया अपनी हिम्मत की कदर नहीं की। वो आज नहीं डूबा तो कल डूबेगा। दुनिया में वही लोग कुछ कर सकते हैं जो फतह को फतह और शिकस्त को शिकस्त समझें। अब इस बहुत ही मुख्तसर से तंज़ो मिजाज से भरपूर मजमून के अंदर मुसन्निफ पैगाम दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने ये बताया कि ये जो लापरवाही है ऊँग ये किस तरह नुकसानदेह साबित होती है इंसानों की ज़िंदगियों में, और फिर उन्होंने इसके ऊपर रोशनी डाली कि कभी कभी ये करामत भी साबित होती है। और अब वो ये बता रहे हैं कि हर मामले की दो ही सूरतें होती हैं, या तो हार हो जाती है या जीत हो जाती है, कामयाबी होती है या नाकामी होती है, फतह होती है या शिकस्त होती है। और दोनों सूरतों में ऊँग जो है वो नुकसानदेह साबित होती है। किस तरह नुकसानदेह साबित होती है कि अगर हार को या शिकस्त को या नाकामी को टाल दिया जाए ऊँग कहकर, तो इस ऊँग का भी नुकसान होता है। क्या आपने अपनी नाकामी को और शिकस्त को शिकस्त ही ना समझा और उसको कोई अहमियत ही ना दी कि आपका कितना वक्त किसी भी काम में ज़ाया हो गया और उससे आपको आइंदा आने वाली ज़िंदगी में कितने नुकसानात हो सकते हैं। तो ये वाली ऊँग भी जो है वो नुकसानदेह है। और फिर उसके बाद मुसन्निफ कहते हैं कि जिसने फतह पर ऊँग की उसने गोया अपनी हिम्मत की कदर ही नहीं की। वो आज नहीं डूबा तो कल डूबेगा, क्योंकि दुनिया में वही लोग कुछ कर सकते हैं जो फतह को फतह समझें और शिकस्त को शिकस्त समझें, जो फायदे को फायदा समझे और नुकसान को नुकसान समझे। सही वक्त पर सही बात का फायदा और नुकसान ना समझने वाले हमेशा नुकसान में ही रहते हैं। अब रहे ऊँग वाले जो लापरवाही से शिकस्त और फतह को बराबर समझते हैं। उनका बस खुदा ही मालिक है, दुनिया से अगर मिट ना जाए तो कम से कम जूतियां हमेशा जरूर खाएंगे। माखूज अज मजमूए मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जिल्द सोम मज़ामीन। तो आखिर में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ये कह रहे हैं कि तीसरा मामला जो है वो ऊँ वालों का है, जो अगर कामयाबी को भी ऊँ कह देते हैं और नाकामी को भी ऊँ कह देते हैं और लापरवाहों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। और लापरवाह की तरह ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी भेड़ बकरी की तरह ज़िंदगी गुजारा जाए। तो मुसन्निफ ये कहते हैं कि उनका खुदा ही मालिक है, अगर दुनिया से मिट ना जाए तो कम से कम जूतियां जरूर खाते रहेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने पढ़ा घरवाली की ऊँग के बारे में, वो होती तो मालकन है मगर नौकरों के और मुलाजमों के हाथों ख्वार होते रहते हैं। जो लापरवाही का रवैया लोग रखते हैं, चाहे उनका मनसब कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी मुकाम पे बैठे हुए हो, अगर वो लापरवाह होते हैं तो वो हर वक्त एक तो बेइज्जती का शिकार होते रहते हैं और नाकामी ही उनके मुंह देखती रहती है। तो ये जो लापरवाही का रवैया है ये इंसानों के लिए नुकसानदेह है। उम्मीद है आपको ये सबक, इसका मरकजी ख्याल और इसका तमाम कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसके सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं। बहुत बेहतर होगा कि आप अपने जवाब खुद तहरीर करें, लेकिन जिन बच्चों को जवाब तहरीर करने में मुश्किल होती है वो फिर भी इन जवाबात से थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, तालिब इल्मों की ऊँ करने की वजूहात तहरीर करें। तालिब इल्मों के ऊँ करने की पहली वजह तो ये है कि उनके तमाम अखराजात उनके वालिदैन पूरे कर रहे होते हैं, इसलिए उनको अपने नान नफ़क़े की कोई फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि उनका खर्चा पानी, उनका खाना पीना और उनके तमाम ज़िंदगी के उमूर का बार उनके ऊपर नहीं होता।
اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل ہر وقت کھیل کود اور میلوں ٹھیلوں میں پڑا رہتا ہے، کیونکہ بچوں کو قدرتی طور پر کھیلوں سے رغبت ہوتی ہے اور وہ گھنٹوں کھیلنے کے بعد بھی نہیں تھکتے اور اپنا زیادہ تر وقت کھیل کود میں گزارنا چاہتے ہیں، اور کھیل کود کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ اس کے سامنے انہیں پڑھائی لکھائی کے کاموں سے کچھ زیادہ رغبت نہیں ہوتی، جسے وہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، اس سبق میں مصنف نے کہاں کہاں طنز اور کہاں کہاں مزاح سے کام لیا ہے؟ 3 مواقع تحریر کریں۔ نمبر 1، ہاں یہ ضرور ہے کہ میاں بیوی کی اونگ بعض دفعہ وہ کام کر جاتی ہے جو بڑے بڑے افلاطون صلاح کار بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، صرف 18 برس کی تو ہے، اگر مڈل کے امتحان میں 2-4 مرتبہ فیل ہو چکے ہیں تو کیا حرج ہے۔ اور نمبر 3 ہے، یہ بچہ ابھی فیل ہوا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، ذرا کچھ کہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رو رو کر اپنی جان ہلکان کر لے یا کہیں جا کر ڈوب مرے۔ سوال نمبر 3 ہے، اس سبق میں اماں اور ابا کی اونگ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ اس سبق میں ماں اور باپ کی اونگ کا مطلب ہے کہ ان کو اپنی اولاد سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چاہے پڑھائی لکھائی میں کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن زندہ ضرور رہے، اور ماں باپ سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو دیتے ہیں چاہے ان کا بچہ فیل ہی کیوں نہ ہو جائے، پڑھے نہ لکھے لیکن وہ زندہ ضرور رہے، ایسا نہ ہو کہ پڑھائی کے بوجھ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نقصان اٹھا بیٹھے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، میاں بیوی کی اونگ کیسے فائدے مند ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میاں بیویوں کو گاڑی کا 2 پہیہ کہا جاتا ہے، اور میاں بیوی کے جھگڑے میں اگر دونوں افراد ایک ساتھ طیش میں یا غصے میں آ جائیں تو ان کا رشتہ کمزور پڑ سکتا ہے اور ان کا رشتہ ٹوٹنے کی بھی نوبت آ سکتی ہے۔ تو اگر میاں بیوی کے جھگڑے کے دوران کوئی بھی ایک فریق اونگ کہہ کر بات کو ٹال دے تو بڑے سے بڑا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے اور معاملات ٹھنڈے پڑ سکتے ہیں، نوبت علیحدگی یا لڑائی تک نہیں آتی۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، جس میں آپ کو درست نشان لگانے ہیں، تو یہ نشان تو آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ قرضہ دینے کو ساہوکار تیار ہے، الماری کے پیچھے سے ٹوٹا سامان نکلا، شیشے اور چینی کا، اونگ کر کے چپ ہونے سے نوکر ہو جاتے ہیں شیر، اور بچوں نے دیواروں پر لکیریں کھینچی ہوئی تھی کوئلے سے۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق میں موجودہ محاورات تلاش کر کے ان کے معنی لکھیے۔ تو اس سبق میں جو محاورات استعمال ہوئے ہیں اس میں ہے ڈوب مرنا، جس کے معنی ہے شرمندہ ہونا، اس کے بعد ہے غل مچانا یعنی کہ شور مچانا، اور اس کے بعد ایک محاورہ استعمال ہوا ہے مفت ملتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر پیسوں کے بغیر دام کے ملتا ہے۔ پھر ہے دل ٹوٹا ہوا ہے، اس سے مراد ہے نا امید ہونا، مایوس ہو جانا۔ اس کے بعد ہے خاتمہ بالخیر، اچھا نتیجہ نکلنا، اور ہے جان ہلکان ہونا، جس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکا دینا۔ اب سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ میں سے سابقے اور لاحقے الگ الگ کر کے لکھیے۔ تو سابقہ وہ ہوتا ہے جو اصل لفظ سے پہلے اضافت لگا کے لفظ کے معنی چینج کیے جائیں، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے بد نصیب، تو نصیب سے پہلے بد لکھا ہوا ہے، یہ ہے سابقہ۔ اسی طرح قسمت سے پہلے بد لکھا ہوا ہے اور اس لفظ کو بنا رہا ہے بد قسمت، تو یہ بھی ہے سابقہ۔ لا علاج، تو علاج اصل لفظ ہے، اس سے پہلے لا کی اضافت ہے یہاں پر جو لفظ علاج کے معنی کو تبدیل کر رہا ہے۔ لا علاج یعنی کہ علاج کے قابل نہ ہو، تو یہ بھی سابقہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لاحقے کون کون سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو لاحقہ لکھا ہوا ہے داغدار، اصل لفظ کے بعد جو لفظ لکھا ہوا ہے دار، وہ اس کے معنی کو تبدیل کر رہا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ داغدار، داغ والا۔ اس کے بعد ہے پائے دار، اصل لفظ پائے ہے اور دار کی اضافت ہے۔ اس کے بعد ہے شکر گزار، تو یہاں پر شکر گزار بھی لاحقہ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، ذیل عبارت کا مفہوم سیاق و سباق کے تحریر کیجیے۔ تو یہ جو عبارت ہے یہ وہی ہے آخر والی جو ہم نے فتح و شکست کے بارے میں پڑھی تھی۔ اس میں آپ پہلے تو حوالہ سبق لکھ دیں گے، اس کے بعد آپ حوالہ مصنف لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ اس اقتباس کی تشریح لکھیں گے، اور وہ تشریح کچھ طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ ہر کام کے 2 ہی نتیجے نکلتے ہیں، یا تو کامیابی ہوتی ہے اور یا ناکامی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ناکامی کے اوپر
اوہ کر دیتے ہیں اور اپنی ناکامی کو تسلیم نہیں کرتے، اور اپنی ناکامی کو تسلیم نہ کرنا لوگوں کے حق میں بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک سیانہ انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی ناکامی کو اور اپنی ناکامی کی وجوہات کو تسلیم کرے، اور ان کو تسلیم کرنے کے بعد اور اپنی کمیوں کے اوپر قابو پائے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور انہیں اوہ کہہ کر نظر انداز نہ کرے، کیونکہ دنیا میں وہی لوگ اب کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہیں جو کہ اپنی خامیوں سے پوری طرح سے آگاہ ہوتے ہیں اور مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں اور لاپرواہی کا رویہ نہیں اپناتے، اور شکست کو بھی قبول کرتے ہیں اور اپنی فتح کے اوپر غرور نہیں کرتے، اور اگر کبھی انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ جائے تو وہ اس کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں ٹھہراتے۔ ایسے ہی لوگ دنیا میں خوب نام پیدا کرتے ہیں اور خوب ترقی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جناب آپ کا سبق جس کے مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں تمام ہوا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام چیپٹر کی ریڈنگ بہت اچھی طریقے سے درست تلفظ کے ساتھ کریں تاکہ آپ کو تمام باتیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ سبق کا مرکزی خیال اور تمام کام آپ کو کروا دیا ہے۔ اب امید ہے کہ آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے اس سے نوٹس تیار کریں گے اور اس کو یاد کر کے اپنے امتحانوں میں بہت اچھے جوابات تحریر کریں گے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔